दुर्दशा के लिए कुछ तथाकथित लोग जो राजनीति में दाम के बल पर दल बदल कर और समय अनुसार अपने आप को शिफ्ट करते हैं, वो मऊगंज के लिए प्रखर गंगा जल का निर्मल पानी घर घर ले जाए और उसमें कोई कीड़ा न प्रवेश करे, मऊगंज ऐसा। परंतु मऊगंज के इतिहास में सबसे पुरानी तहसील होने के बाद भी आज दिनांक तक मऊगंज जिला पत्थर पट्टिया का व्यापार है, हमारे यहाँ खनिज संपदा है, हमारे यहाँ वन संपदा है, हमारे यहाँ रेवेन्यू का स्रोत है, हमारे यहाँ नौजवान योग्य लोग हैं और तमाम चीजें हमारे यहाँ धरती तथा कथित जो इस समय राजनीति में किसी पिछलग्गू हैं और उन पिछलग्गुओं के कारण, भ्रामक प्रचार के कारण वहाँ सही आदमी थी, कोई भारतीय जनता पार्टी में था, कोई बहुजन समाज पार्टी में था, तो ये दल के दायरे में रहकर कोई इंडिपेंडेंट दिखता था। उसके बाद तो पूरा मामला ही तख्ता से अपील के साथ आपके चैनल के माध्यम से कि मऊगंज को और मऊगंज की परिस्थिति को बदलना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, इंडिया रिपब्लिक न्यूज में आप सभी दर्शकों को मेरा प्यार भाई नमस्कार। आज कैसा हो मऊगंज के शो में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऐसी शख्सियत जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अपने प्रदेश को छोड़िए अन्य प्रदेशों में भी उनका अच्छा नाम है। माननीय मऊगंज पूर्व विधायक माननीय लक्ष्मण तिवारी जी, सबसे पहले मैं आपका अपने चैनल में टाइम देने के लिए बहुत बहुत स्वागत करूंगा। बहुत बहुत आभार आपका। अपना एक कार्यक्रम हम चलता है कि अपना मऊगंज कैसा हो, क्योंकि आप भी मऊगंज के जनप्रतिनिधि थे। आज मऊगंज की व्यवस्था हालत दुर्दशा आप देख रहे हैं, क्या आप इसी मऊगंज की परिकल्पना करते हैं कि ऐसा मऊगंज जो है वो वर्तमान में ठीक है, ऐसा होना चाहिए? मऊगंज के दुर्दशा के लिए कुछ तथाकथित लोग जो राजनीति में दाम के बल पर दल बदल कर और समय अनुसार अपने आप को शिफ्ट करते हैं, वो मऊगंज के लिए प्रखर दोषी है। हमारी कल्पना थी, हमने मऊगंज में अपनी जवानी के दिनों में आर्मी से रिटायरमेंट होकर जैसे मैं आया, करीब 35 साल की उम्र में हमने मऊगंज में प्रवेश लिया और मऊगंज की धरती मेरे लिए वंदनीय इसलिए है कि मैंने जितना भी संघर्ष किया है उसमें मऊगंज की भागीदारी रही है। मऊगंज कैसा हो ये प्रश्न है जी। मऊगंज कैसा हो? मऊगंज ऐसा हो जैसे गंगा जल का निर्मल पानी घर घर ले जाए और उसमें कोई कीड़ा न प्रवेश करे, मऊगंज ऐसा हो। परंतु मऊगंज के इतिहास में सबसे पुरानी तहसील होने के बाद भी आज दिनांक तक मऊगंज जिला नहीं बन पाया। हमारा प्रयास था, हमने 2.5 वर्ष अनवरत मऊगंज के विश्राम गृह के सामने झुंगी झोपड़ी तनकर तमाम तरह का प्रयास किया। मऊगंज, देगलाव और नई गढ़ी के पूरे इलाकों को मोटरसाइकिल यात्रा की, हमने वहाँ उछिन्न रैली किया, हमने तरह तरह का धरना और प्रदर्शन किया कि मऊगंज हमारा अन्य जिलों के मुकाबले में बराबरी करे, क्योंकि मुख्यालय से मऊगंज हमारा दूर है। रीवा से अगर हम जड़कुल की दूरी लगाएं तो 150 किलोमीटर है और ऐसी स्थिति में हमारा मऊगंज हर चीजों से संपन्न है। मऊगंज जिला बनने लायक है। मऊगंज जो जिला बने हैं तथाकथित, चाहे डिंडोरी ले लीजिए, चाहे आगे की जतारा की तरफ चले जाइए, टीकमगढ़ में जो नए नए जिले का निर्माण हुआ वो मऊगंज से कहीं कितने गुने पीछे हैं। हमारे मऊगंज में पत्थर पट्टिया का व्यापार है, हमारे यहाँ खनिज संपदा है, हमारे यहाँ वन संपदा है, हमारे यहाँ रेवेन्यू का स्रोत है, हमारे यहाँ नौजवान योग्य लोग हैं और तमाम चीजें हमारे यहाँ धरती उपजाऊ है। हमारे यहाँ मऊगंज में ऐसा बाजार है जिसकी प्रविष्टि सीधी से लेकर हनुमाना के बॉर्डर से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर हनुमाना तक और इधर रायपुर सनौरी से लेकर और देवतलाव के बॉर्डर से लेकर सबसे बड़ा बाजार है।
मऊगंज स्वस्थ हो, मऊगंज स्वच्छ हो, मऊगंज सुंदर हो, मऊगंज की अर्थव्यवस्था सही हो, मऊगंज का रहन सहन ठीक हो, मऊगंज में जो लोग रह रहे हैं उनका जीवन स्तर में सुधार हो, ये हमारा प्रयास था। मगर मैंने बताया ना, इसके सब के दोषी तथाकथित जो इस समय राजनीति में किसी पिछलग्गू हैं, और उन पिछलग्गुओं के कारण, भ्रामक प्रचार के कारण वहाँ सही आदमी टिक ही नहीं सकता। और ये बात सही है कि आप मऊगंज की जनता को लगेगा कि मैं वहाँ नहीं हूँ इसलिए मैं जनता का विरोध कर रहा हूँ। मैं जनता का स्वागत कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में निर्दलीय के रूप में 14,000 वोट मैं अकेले ही पाया था, बाकी कोई जो पाया हारा वो दलों से थी, चाहे छोटे मोटे दल से। आपकी लोकप्रियता में कम गिरावट नहीं है। आपकी अपने मऊगंज के पूर्व विधायक जो इससे पहले पंडित रामधनी जी, पंडित मसूरिया जी, उनसे कहीं बढ़कर उनके संपर्क आपकी जो है तो लोकप्रियता थी। और अभी जो कार्यकर्ताओं की बात आपने की और मऊगंज जिला बनाने के लिए आपने ऐसा कहा कि मऊगंज जिला बनना चाहिए, ये सब सभी लोगों का मुद्दा था, आपका भी मुद्दा था। मऊगंज पूर्व विधायक थे माननीय, इसका आपके पहले बात आए थे क्या कांग्रेस पार्टी सुखन सिंह बन्ना जी? नहीं, मेरे बात अच्छा, आपके मेरे बात थे मेरे पहले 3 बार 3 टर्म में जी आईपी वर्मा जी थी। जी गलती के लिए क्षमा चाहता हूं। और नहीं, परंतु मैं आपको बताऊं कि जो लोग ये थे दल के दायरे में थे। कांग्रेस पार्टी में था कोई भारतीय जनता पार्टी में था, कोई बहुजन समाज पार्टी में था। तो ये दल के दायरे में रहकर कोई इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकता। मैं तो स्वतंत्र था, मैं स्वयं किसी दल के दायरे में नहीं था। दल के दायरे में होता तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी में होता, मुझे कोई निकाला थोड़ी है। मैंने इस्तीफा देके मैं बाहर आया। मेरा कहना ये केवल इतना है कि मऊगंज में जिनके शख्सियतों का नाम लिया, रामधनी मिश्र और मसूरिया, ये तो वंदनीय हैं। इनके चरणों पर मैं प्रणाम करता हूँ, स्वर्ग में बसे होंगे। इनका काम जो था कुछ दिखता था, उसके बाद तो पूरा मामला ही तप था। मैं लगा था कि मऊगंज जिला बन जाए तो सारी बात हो जाए। मैंने वहाँ एडिशनल एसपी बैठाया, मैंने वहाँ एडिशनल कलेक्टर बैठाया, अतिरिक्त एडीएम बैठाया, वहाँ मैं पीएचई का जिले का दफ्तर ले गया, वहाँ मैं बिजली विभाग का जिले का दफ्तर ले गया, वहाँ कई तरह के जो दफ्तर थे वो हमने शिफ्ट किया। और आदरणीय शिवराज सिंह जी के जमाने में हमारा धरना इसी बात पर टूटा था, कुछ रैली इसी बात पर हमने किया था कि ताकि मऊगंज जिला बन जाए। और जब जिला बन जाएगा तो सारी व्यवस्थाओं में सुधार हो जाएगा। इसलिए एडिशनल एसपी का कार्यालय आज भी खाली पड़ा है। अपर कलेक्टर के बैठने तो वो लोग कभी संज्ञान में भी तो बैठते नहीं है वहाँ पे। और मऊगंज का प्रत्येक कार्यालय अतिक्रमण की चपेट में है। इसमें आप किसे जिम्मेदार मानते हैं प्रेजेंट टाइम में? मऊगंज का जो अतिक्रमण है और जो अतिक्रमण की चपेट में है, वहाँ जाति आधारित राजनीति के जो नेता हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। वो बिल्कुल उनको जब कोई चीज गिफ्ट मिल जाए, वो गिफ्टेड लोग हैं। और मेरा 21 साल का राजनीति का संघर्ष है। मैं आर्मी में कश्मीर से कन्याकुमारी तक से कटक तक, हमने देश की सीमाओं पर, देश के बॉर्डर पर और देश की राजधानी पर हम सैल्यूट किए हैं। अरे नकली सैल्यूट वाले लोग जो भ्रामक प्रचार करते थे, अरे लक्ष्मण तिवारी थे, खा गए, हैंडपंप में पैसा लेते हैं। अरे मैंने गंगा की कसम खाई, अपने पुत्र की कसम खाई कि मैंने कभी एक चौवन्नी हैंडपंप के नाम पर किसी से नहीं लिया। अब मैं इसलिए शायद बदनाम किया लोगों ने कि मेरे जमाने में आज भी कोई चीज रिकॉर्ड गुम नहीं होते। 1300 से ज्यादा 1370 हैंडपंप मैंने अपने टर्नओवर में मऊगंज में कराया, जो अपने आप मध्य प्रदेश में आज भी रिकॉर्डेड है। आज भी इससे बड़ा हैंडपंप कराने वाला भी दूसरे नेता को कम से कम 5 वर्ष और लगेगा जो कंटिन्यू काम करेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जनता से अपील के साथ, आपके चैनल के माध्यम से, कि मऊगंज को और मऊगंज की परिस्थिति को बदलना पड़ेगा। और जब मऊगंज की जब तक परिस्थिति नहीं बनेगी, जब तक वहाँ चापलूसी नहीं खत्म होगी। चापलूसी पूरे देश में है, पैसा पूरे देश में चल रहा है चुनाव में, मगर मऊगंज मुझे नहीं समझ पाया मैं 29 सालों में कि कैसे एक रात में लोग कर्मठ बदलते हैं। एक बार की किस्सा, विनोद शुक्ल चले गए वहाँ जिला बनाने, दूसरे चले गए तो कोई तीसरा चला गया, कोई चौथा चला गया। आप जला इन जनप्रतिनिधियों को देखिए। मैं
सुखेंद्र की बात इसलिए नहीं करता कि सुखेंद्र वहाँ नौजवान था, सुखेंद्र वहाँ जनपद में था, धरातल पे था और वहाँ का स्थानीय निवासी था। लोगों ने उनको चुना, हो सकता है कुछ काम किया हो और हो सकता है कि कुछ काम करने में कसर हो, तो मैं उनकी बात नहीं करता। बाकी फिर आप देख लीजिए। और इस समय तो अमन चैन चल रहा है मऊगंज में। एक स्कॉर्पियो में, नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, जनता देख रही है, सुनिए, स्कॉर्पियो में गद्दा पीछे पड़ा रहता है। जहाँ मर्जी आए धरने पे बैठ जाओ, चाहे सोसाइटी में बैठ जाओ, चाहे नगर पंचायत में बैठ जाओ, चाहे पीछे के दफ्तर में बैठ जाओ, चाहे जाके किसी गोदाम में बैठ जाओ। ये क्या है? ये विधायक का काम होता है, जनप्रतिनिधि का काम है। जनप्रतिनिधि का काम है अगर कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसको बताए। जनप्रतिनिधि जब धरना बैठ जाएगा और फिर धरना रात को खत्म हो जाएगा। तो इससे हमको तो ये लग रहा है कि अब धरना किस बात के लिए होता है, किस बात के लिए समाप्त होता है, ये जनता को मैं इशारा कर रहा हूं। और जब जनप्रतिनिधि चुट्टा टाइप हो जाए, बेईमानी का एक पराकाष्ठा कर दे, अब तो मैं ये देख रहा हूं कि अगर कोई मुझसे मुकाबला करना हो तो कहीं भी करे। अब जो वर्तमान में जनप्रतिनिधियों की हालत देख रहा हूं कि 20%, 25%, 15% कमीशन लेकर विधायक की राशि दे रहे हैं। फिर दूसरा जो ये टैंकर चल रहा है, ये जो पानी का टैंकर है, यात्री प्रतीक्षालय है, ये क्या तमाशा है? 1-1 लाख रुपए का कमीशन लेकर ये ईमानदार लोग जो इस समय ईमानदारी का पंखा बांधते हैं, मोर बांधते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। ये तो हवा चली मोदी की, हर हर मोदी हो गया। अब मोदी को भी पता लगने वाला है कि हर हर मोदी होगा कि घर घर मोदी होगा। हर हर शंकर भगवान है भैया, उनका मुकाबला मत करो, पता लग जाएगा। मगर मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मऊगंज कैसा हो, मेरे सपनों में मऊगंज जैसा हो कि मऊगंज के नौजवानों को काम मिले, मऊगंज के तमाम किसानों को राहत मिले, मऊगंज के व्यवसायियों को टैक्स में थोड़ी सी छूट मिले। और जब जिला बन जाएगा तो मऊगंज में अपना कलेक्टर बैठेगा, अपना एसपी बैठेगा, अपना जिला पंचायत का सदस्य बैठेगा, अपना जिला पंचायत का अध्यक्ष बैठेगा, अपना जिला पंचायत का सीओ बैठेगा। और मऊगंज जिला बनते ही हमारे हनवना का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वहाँ एसडीएम परमानेंट बैठेगा, तहसील बैठेगी, न्यायालय खुल गया, उसमें हमको रेवेन्यू के प्रकरण निपटेंगे। इसलिए मऊगंज ऐसा हो कि हमारा पुलिस का मुख्यालय मऊगंज हो। मऊगंज से पिपराही में, मऊगंज से बहेरा डाबर में, मऊगंज से गौरी में और मऊगंज से खटखरी में, यहाँ तमाम तरह के हमारे क्षेत्रीय कार्यालय, उप तहसीलें, ये सब बन जाएगी तो मऊगंज अपने आप में, मऊगंज किसी से पीछे नहीं है। मऊगंज की धरती उपजाऊ है, मऊगंज की जागरूकता, मऊगंज में बुद्धिजीवी, मऊगंज में तमाम जानकार, मऊगंज में वेद वेदांत के जानकार और मऊगंज में खान पान का उच्च स्तरीय पूरे जिले में है। परंतु चापलूसों के कारण, बेईमानों के कारण और तथाकथित जो भ्रामिक प्रचार करते हैं उनके कारण मऊगंज पिछड़ा है। मैं भगवान से सद्बुद्धि चाहूँगा उनके लिए, ये इनका माइंड, इनका मस्तिष्क चापलूसों का ठीक करो, मऊगंज का नाम बदनाम ना हो। क्योंकि किसी जमाने में मऊगंज के लोग पूरे देश में पाए जाते थे। किस काम के लिए पाए जाते थे उसकी मैं व्याख्या नहीं करूँगा। नाम होता था फलाना आ गया, बादा में पाए जाते थे, फलाने पाए जाते थे, उत्तर प्रदेश में पाए जाते थे। मऊगंज को बदनाम करने वाले तथाकथित लोग रहे हैं। आज वो काम बंद हो गया। तो चौरा घाट का भी विषय है जिसको वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक आपके ही द्वारा सा बताया गया, मतलब वहाँ कि इसके कार्य में इसका जो काम हुआ था उसके बारे में आप जानकारी दी। चौरा घाट के बारे में क्या है? पाए जाते थे। मऊगंज को बदनाम करने वाले तथाकथित लोग रहे हैं। आज वो काम बंद हो गया। तो चौरा घाट का भी विषय है जिसको वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक आपके ही द्वारा सा बताया गया, मतलब वहाँ कि इसके कार्य में इसका जो काम हुआ था उसके बारे में आप जानकारी दी। चौरा घाट के बारे में क्या है, हकीकत क्या, सच्चाई क्या? सभी लोग अपना श्रेय लेना चाह रहे हैं। हमको कोई श्रेय नहीं चाहिए क्योंकि मुझे मऊगंज से चुनाव लड़ना नहीं। जब चुनाव नहीं लड़ना तो श्रेय का कोई प्रश्न ही नहीं। इसीलिए तो मैं आपको कहना चाहता हूँ ईमानदारी से, ईश्वर के को साक्षी रखकर, मैं आदमी की साक्षी नहीं करूँगा ना, मैं किसी
जनप्रतिनिधियों की बात करूँगा, कौन श्रेय ले रहा कौन नहीं ले रहा, ले। अगर जनता मूर्ख है, अगर जनता नहीं समझ पा रही तो श्रेय कोई भी ले। मैं नहीं कह रहा हूँ किसी के बारे में, मैं कोई आरोप नहीं है। अगर जानकारी नहीं है तो मैं चौरा घाट का जब मुझे था, मैं चौरा घाट केस टेकअप किया, मुख्यमंत्री से मंजूरी कराया और उस समय माननीय कॉन्ट्रैक्टर विनोद शुक्ल जी को चौरा घाट का ठेका मिला। वो ठेका उन्होंने त्रिवेणी नामक कोई ठेकेदार है वहाँ उनको दिया, और जैसे भी दिया हो फिर इसका चलते गए। और वहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक नेता, उसको लग रहा था कि चौरा घाट बन जाएगा तो हो जाएगा, जो टिकट की दावेदारी में था, चुनाव लड़ रहा था, और मैं तो जनशक्ति से था। तो ऐसे स्थिति पर उन्होंने रुकवाया। मैं चौरा घाट के लिए जो जनप्रतिनिधि सुने मेरी बात, चाहे जो वर्तमान के हों या भूत के हों, हैदराबाद तक मैं गया हूँ। वहाँ एक सरदार थे, जब जंगल विभाग का केस टेकअप होता है, जंगल विभाग का जाता है और 5 करोड़ उसका वृक्ष का, धरती का जंगल विभाग से फॉरेस्ट से ट्रांसफर होकर पीडब्ल्यूडी को जाना था। और जब कहीं रोड बनती है ऐसी, और जो इसकी फॉरेस्ट की धरती होती है, वो फॉरेस्ट की धरती को in lieu ऑफ देना पड़ता है, और पेड़ पौधा देना पड़ता है, लगाना पड़ता है, जमीन के बदले में रिकवरी देना पड़ता है। तो उसका पैसा भी पीडब्ल्यूडी से ट्रांसफर कराया। और वहां से हैदराबाद इसका सबसे बड़ा प्रमुख था, एक सरदार जी थे गुरमीत सिंह, उनसे मैं जाके मिल के और फाइल ले आया। और उसके बाद फिर टेंडर हुआ, इसके बाद फिर नहीं बनी, गायब हो गया। फिर टेंडर हुआ, फिर अब उसका कुछ नहीं है। अब जो तीसरी बार टेंडर हुआ है, ये काम अभी धीमी गति में, मैं समझता हूँ कि बन जाएगा। तो चौरा घाट जैसे ही टूट के बन जाएगा, श्रेय कोई भी ले, श्रेय अगर लेता है कोई तो श्रेय तो रुपया के बल में है श्रेय। इस समय राजनीति केवल रुपया है। अगर रुपया, कोई भी जनप्रतिनिधि चाहे कि हम किसी जनता की सेवा करेंगे, तो अभी सरपंच जी का चुनाव उसका उदाहरण है। ये तो अड़ंगेबाजी है, कभी ओबीसी के नाम पर, कभी SC/ST के नाम पर, कभी किसी के नाम पर। भैया आप दे दो ना, कौन मना कर रहा? आप सरकार में हो, आप पूर्ण बहुमत में हो, दे दो अपने स्टेट में, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। मैं भी कहता हूँ कि देना चाहिए, अगर लगता है सरकार को दो भाई, हम उसके विरोध में नहीं है कि आप ओबीसी को दे दो, ओबीसी के विरोध में नहीं। मगर ओबीसी का नाटक, SC/ST का नाटक, तरह तरह का नाटक करके, और जो वर्तमान में सरपंच थे और उनको वित्तीय प्रभार देके खुली छूट दे दिया। माननीय जनार्दन मिश्र जी ने एक सार्वजनिक सभा में कहा कि 15 लाख तक की खुली छूट है कि सरपंच कोई भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आएगा। और फिर अब शिवराज सिंह जी भी कहे, जब वित्तीय प्रभार दिया कि 15 लाख तक एक मुश्त में सरपंच काम कराए। ये तो सिद्ध हो रहा है कि 15 लाख लूटने के लिए दिया कि आप लूटो और जब चुनाव आएगा तो मेरा काम करो। गौशाला के विषय में आपको चाहेंगे, इस समय पशुओं की दुर्दशा आप देख रहे हैं, रोड में निकले तो आपको ऐसा नहीं कि हर 2-3 किलोमीटर में 4-6 पशु बड़े बड़े मिल जाएंगे, और सरकार गौशाला के नाम पर काफी राशि खर्च कर रही है। थोड़ा इसमें भी आपका विचार जानना चाहेंगे, क्या है? गौवंश की रक्षा के लिए मैं विगत 2.5 वर्षों से जन अस्मिता यात्रा चला, मेरा 10वां चरण चल रहा है, 20 चरण चलेगा। कोविड के कारण अभी थोड़ा 1 महीना से धीमा पड़ेगा। गौवंश की तो ये दुर्दशा है कि मेरे कहने पर, मेरे मिलने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने गोबर खरीदी प्रारंभ कर दिया। अगर गोबर खरीदी प्रारंभ मध्य प्रदेश की सरकार भी कर दे, जैसा कि उनके ही नेता माननीय नितिन गडकरी जी ने कहा, जब मैं उनसे मिला और सारी चीज समझाया कि जैसे ही गोबर से प्रोडक्ट बनने लगेंगे, जैविक खाद बनने लगेगी, फाइल बनने लगेगा, डिस्टम्पर बनने लगेगा, तमाम तरह के आइटम बनने लगेंगे, तो ऐसे ही लोग गऊ बैल सब अपने घरों में बांध लेंगे, तो जो एरा प्रथा वो समाप्त हो जाएगी। और जब रोड में छुट्टा गाय बैल नहीं मिलेंगे, बछड़ा नहीं मिलेंगे, तो एक तो एक्सीडेंट में कमी आएगी, दूसरा गाय मारी नहीं जाएगी। गौशाला तो लूट का अड्डा है, कोई गौशाला में काम नहीं, बल्कि गौशाला में तो पशुएं निराधार तरीके से मर रहे हैं। मैं तो गौशाला का घोर विरोधी हूँ, और गौशाला ये सरकार को पैसा कमाने का, एक नेताओं को खरीदने का जरिया बन गया है। गौशाला से कोई फायदा, गौशाला की जगह अगर गोबर खरीदी क्यों नहीं करती सरकार? अब गोबर खरीदी करेगी तो आप समझिए कि उससे जन जन को फायदा होगा। एक नौजवान को भी काम मिलेगा, बुढ़े को भी काम मिलेगा, आत्मनिर्भर बनेगी, बोनी का रकबा बढ़ेगा, खेती सुरक्षित हो जाएगी, और दूध घी खा के कोरोना आएगा ही नहीं।
जब शरीर पुष्ट पुष्ट होगा तो बहुत सारे आइटम इसके बनेंगे। और मैं समझता हूँ कि गौशाला केवल भ्रामक प्रचार है और रुपया दे देते हैं। किसी भी गौशाला को 40 लाख 30 लाख दिए, वहाँ की प्रैक्टिकल स्थिति देख लीजिए, 10 लाख से कहीं काम ज़्यादा नहीं, 5 लाख से कहीं काम ज़्यादा नहीं। और गौओं को न राशन है न पानी है, ऐसे ही हिचक हिचक के जी रही है। ये मेरा गौशाला पर अपना प्रयोग। और एक मऊगंज के ही मुद्दे, जो जिला बनाने वाला जो मुद्दा है, प्रदेश में बीजेपी सरकार, केंद्र में बीजेपी सरकार, मऊगंज से वर्तमान विधायक बीजेपी से है, क्या मऊगंज को जिला बन जाना चाहिए? सहयोग है ऐसा बनना चाहिए? हमको लगता है कि 23 के पहले मऊगंज जिला बन जाएगा। 23 के पहले? ऐसा क्यों लगता है 23 के पहले क्यों? चुनाव के पहले, क्योंकि 23 में विधानसभा के चुनाव होंगे और जब विधानसभा के चुनाव होंगे तब भारतीय जनता पार्टी यहाँ संकट में होगी, मैं आपको अग्रिम बता रहा हूँ। और इसलिए जिला बनाकर और कहीं न कहीं उपकृत करने का काम उस समय करेंगे कि जिला के लालच में वोटर जो है हमारे तरफ आ जाए और यहाँ का फिर विधायक हमारा जीत जाए। इसलिए 23 के पहले चांस है कि मऊगंज जिला बन जाएगा, क्योंकि प्रक्रिया मऊगंज जिला बनने की पूरी हो चुकी है, पेंडिंग है। हम लोग के टाइम से पूरे प्रक्रिया, जितने भी कलेक्टर उसमें रूपला थे, उन दिनों हम लोगों ने बैठ के पूरा रेवेन्यू कहाँ से आएगा, कितना वर्ग क्षेत्र फिर है, कितना आपको ध्यान होगा कि मऊगंज में गुरहेटा की उस पहाड़ी पर हम उद्योग लगाने के लिए पूरे तमाम प्रयास किए थे उद्योग विभाग से, वो भी पेंडिंग है। तो मैंने कहा जब जिला बनेगा तो सारी व्यवस्थाएं हमारा वो पहाड़ी की तरफ चला जाएगा, मऊगंज से स्थानीय से प्रशासनिक व्यवस्था उधर हो जाएगी और तब यहाँ के व्यापार समूह सब ठीक तरीके से चलेंगे और अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा। आखिरी सवाल मेरा मऊगंज की जनता जनार्दन के लिए, आप, कुछ लोगों का कहना है कि आपसे इतने प्रभावित थे जिन्होंने, कई ने तो राजनीति छोड़ दिया, आपने अपना कोई उत्तराधिकारी मऊगंज की, आपके जो भक्त मतलब प्रेमी लोग हैं उनको आपने दिया नहीं, तो इसमें क्या संदेश देंगे उनको? मेरा मऊगंज की जनता से संदेश है खुला कि न मैं मऊगंज छोड़ा हूँ और मेरे परिवार से कोई मऊगंज में या कहीं भी राजनीति नहीं करेगा। मैं शायद राजनीति का मेरे परिवार से मैं आखिरी व्यक्ति रहूँगा जब तक जिंदा। तो मऊगंज मेरी जननी है राजनीति की, मऊगंज मेरे लिए प्राणों से प्रिय है। मऊगंज का जो मेरा कार्यकर्ता है मेरे पास आता है आधी रात को भी, उसका स्वागत रहता है, अभिनंदन आता है। मैं संदेश देना चाहता हूँ कि मऊगंज का इस बार विधायक लक्ष्मण तिवारी के ही प्रेशर में कहिए या उनके हमारे वोटरों के हैसियत से इस बार, क्योंकि मुझे लड़ना नहीं है और मुझे किसी को लड़ाना नहीं है, हम अपने वोटों को सदुपयोग करेंगे। जो हमारे लिए काम करेगा, भविष्य में हमारे कार्यकर्ता के लिए काम करेगा, उसका सदुपयोग, क्योंकि मेरे अपने समर्थक हैं, अपने हमारे लोग हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, हम जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं वो मेरे साथ हैं। ऐसी इतने हैसियत में है कि हम इस बार फैसला करेंगे खुद न लड़के कि किसको जिताना है, किसको हराना है, जनता से हम प्रयोग करेंगे। मुद्दा मऊगंज विकास ही रहेगा ना, बस केवल और केवल मऊगंज का हमारा कल्याण हो, मऊगंज का विकास हो, मऊगंज की उत्तरोत्तर वृद्धि हो, और जो उसमें हम जिसको सक्षम पाएंगे छांटेंगे, उन्हीं में से छांटना है। यद्यप मैं नहीं कह रहा हूँ कि मऊगंज में कौन अच्छा है कौन बुरा है, पर मैं छांटूंगा जो मऊगंज के लिए काम करेगा, मऊगंज की जनता के लिए काम करेगा, मऊगंज के कल्याण के लिए बात करेगा, मऊगंज के विकास के लिए बात करेगा, मऊगंज के उन्नत के लिए बात करेगा, और मऊगंज के जन जन के तमाम रक्त पर उसका कहीं न कहीं हिस्सेदारी करेगा। मैं अपना काम करूँगा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस चैनल को, और आप यहाँ आए, हमारा इंटरव्यू लिया, बेवाक हमने जो कहा है आप ये जनता को दिखाएंगे, इसी विश्वास के साथ आपका बहुत बहुत आभार, नमस्कार।